हर जीता जागता जीव, चाहे वो बैक्टीरिया हो या इंसान, सेल से मिलके बना है। सब लिविंग थिंग्स की केमिस्ट्री लगभग एक जैसी ही होती है, चाहे वो कहीं भी इवोल्यूशन ट्री पर हो। इस केमिस्ट्री की वजह से सेल बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट कर पाते हैं, एनर्जी मिलती है, अलग अलग प्रोसेसेस चलते हैं, स्ट्रक्चर बना रहता है और सब कुछ कंट्रोल भी होता है। सेल्स एक तरह की कम्युनिटी की तरह होती हैं, लेकिन उनमें सब कुछ केमिकल रिएक्शंस के जरिए चलता है। बायोकेमिस्ट्री वही रिएक्शंस, मॉलिक्यूल्स और बड़ी मैक्रोमॉलिक्यूल्स जैसे डीएनए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी है, जो सेल की मशीनरी और स्ट्रक्चर बनाते हैं। फेमस फिजिसिस्ट एरविन श्रोडिंगर ने एक लाइन में कहा था कि बायोलॉजी में एटम का एक ग्रुप आपस में और इन्वायरमेंट के साथ बड़ा ही परफेक्ट तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल बारीक रूल्स के हिसाब से। बायोकेमिस्ट्री का मेन काम उन बारीक रूल्स को समझना है जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और उनके इंटरैक्शंस को कंट्रोल करते हैं, यानी लाइफ के मॉलिक्यूलर बेस को जानना। लेकिन लाइफ सिर्फ सेल्स से ही नहीं बनी, बल्कि कई सेल्स मिलके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं और फिर उन सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेस ट्रेड करने पड़ते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स फिर मिलकर पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं और इन सभी इंटरैक्शंस में बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। जैसे रोडोप्सिन मॉलिक्यूल्स लाइट पर रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से शिकार अपना शिकार देख पाता है, या फिर ओल्फैक्टरी प्रोटीन्स जो केमिकल सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं और प्रे को, प्रेडेटर का पता चल जाता है। ये एंटीबॉडीज जो बॉडी की सिक्योरिटी हैं और पैरासाइट्स के अटैक पर इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट करती हैं। ये सभी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती हैं। जैसे ही इंसान ने लाइफ की केमिस्ट्री को समझना शुरू किया, वैसे ही उसे बदलने की कोशिश भी शुरू हो गई। दवाइयाँ और ट्रीटमेंट्स सभी का टारगेट बायोकेमिस्ट्री को कंट्रोल करना है। जैसे पेनिसिलिन बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाना रोकता है, एस्पिरिन दर्द और सूजन में काम आता है, बोटुलिनम टॉक्सिन यानी बोटॉक्स नर्व सिग्नल्स को रोकता है। इसी वजह से या तो पैरालिसिस हो सकता है या फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट में यूज होता है। ये सब भी बायोकेमिस्ट्री है। इस वीडियो में कई टॉपिक्स जैसे विटामिन्स, हार्मोन्स, क्रोमोसोम्स और कई टेक्निक्स की डिटेल नहीं दी गई है, क्योंकि ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है और सब कुछ शामिल करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए मेन फोकस सेल के अंदर होने वाली केमिस्ट्री पर है, क्योंकि वही सबसे बेसिक और कॉमन प्रोसेसेस हैं जो सभी लाइफ फॉर्म्स में मिलती हैं। बायोकेमिस्ट्री की बाउंड्रीज भी क्लियर नहीं है। ये जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोफिजिक्स और बायोटेक्नोलॉजी तक फैली हुई है। वीडियो के एंड में कुछ टॉपिक्स उन फंडामेंटल डिस्कवरीज पर हैं जो इन दूसरे फील्ड्स और सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं। बायोकेमिस्ट्री की हिस्ट्री शुरू से ही बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक यूजेस जैसे फर्मेंटेशन और चीज़ बनाने से जुड़ी हुई है। लगभग 10,000 साल पहले जब एग्रीकल्चर और एनिमल्स को पालना शुरू हुआ, तभी से चीज़ बनाना भी स्टार्ट हो गया था। गर्म जगह पर रखा फ्रेश मिल्क बैक्टीरिया लैक्टोकोकस लैक्टिस के लिए परफेक्ट था, जो मिल्क का लैक्टोज एसिड में बदल देता था और फिर मिल्क के प्रोटीन्स जम जाते थे, जिससे कर्ड्स बनते थे। कर्ड्स का लैक्टोज कम हो जाता था, जो उस टाइम के एडल्ट्स के लिए अच्छा था, क्योंकि उनको लैक्टोज डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती थी। ये कर्ड्स दबाकर और सुखाकर चीज़ बन जाती थी, जो आराम से स्टोर हो सकती थी। इसी टाइम दूसरी कल्चर्स ने भी ईस्ट का यूज़ करके ग्लूकोज को अल्कोहल यानी एथेनॉल में बदलना सीख लिया और ऐसे बियर बन गई, जो नॉर्मल पानी से ज़्यादा सेफ थी, क्योंकि ईस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया को हरा देती थी।
19वीं सेंचुरी में फर्मेंटेशन को लेकर दो बड़े साइंटिस्ट्स लुई पेस्टर और जोस्टस वॉन लीबिक के बीच आर्गुमेंट हो गया था। लीबिक का मानना था कि फर्मेंटेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कोई जरूरत नहीं होती। पास्टर ने प्रूव किया कि फर्मेंटेशन सिर्फ तब होती है जब लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिंदा हों। इस बात पर दोनों काफी आर्ग्यू करते रहे, लेकिन फाइनली जर्मन ब्रदर्स हैंस और एडवर्ड बुखनर ने दिखाया कि जब ईस्ट के सेल्स को तोड़कर उनके अंदर का पार्ट निकाल दिया और ग्लूकोज के साथ मिक्स किया तो फर्मेंटेशन फिर भी हुई, इवन दो लिविंग सेल्स नहीं थे। इससे ये प्रूव हो गया कि फर्मेंटेशन सेल्स के अंदर के प्रोटीन्स यानी एंजाइम्स की वजह से होती है, ना कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इस टाइम पर एंजाइम्स पर भी काफी रिसर्च हो रही थी। एंसेलेम पेयन ने 1833 में डायास्टेस यानी अमाइलेज नाम का एंजाइम डिस्कवर किया जो स्टार्च को शुगर में बदलता था। थियोडोर स्वान ने पेप्सिन निकाला जो डाइजेशन में हेल्प करता है। बाद में विल्हेल्म कोहने ने 1876 में एंजाइम शब्द दिया। पहले एंजाइम्स सिर्फ सेल्स के बाहर पाए जाते थे, लेकिन बुखनर ब्रदर्स ने दिखाया कि एंजाइम्स सेल के अंदर भी होते हैं और वही असली काम करते हैं। इस डिस्कवरी ने वाइटलिज्म यानी ये सोच कि लिविंग और नॉन लिविंग चीजें फंडामेंटली अलग हैं, इसको भी गलत साबित कर दिया। जब बायोकेमिस्ट्री को वाइटलिज्म से आज़ादी मिली तो साइंटिस्ट्स ने प्रोटीन्स को डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट किया। 1830 से गेरिट मुल्डर ने देखा कि एग वाइट और मसल टिश्यू का एलिमेंटल रेशियो बिल्कुल सेम है और यही से प्रोटीन शब्द आया जो प्लांट्स और एनिमल्स सब में मिलता है। मुल्डर की रिसर्च से ये पता चला कि प्रोटीन्स बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और कभी कभी फास्फोरस होता है। लेकिन ये क्लियर नहीं था कि एंजाइम्स भी प्रोटीन्स हैं या नहीं। एक कैंप मानता था कि एंजाइम्स प्रोटीन्स ही हैं, दूसरा कैंप मानता था कि प्रोटीन्स सिर्फ एंजाइम्स को कैरी करते हैं। 1920s में जेम्स समनर ने जैक बीन्स से उरेस एंजाइम को प्यूरिफाई करके क्रिस्टल बना दिया, जिससे यह प्रूफ हो गया कि एंजाइम्स असली में प्रोटीन्स ही हैं। जॉन नॉर्थरॉप ने भी पेप्सिन एंजाइम को क्रिस्टल के फॉर्म में बनाया और तभी सबका डाउट क्लियर हो गया। प्रोटीन्स एसिड के कांटेक्ट में टूट जाते हैं और एसिड से टूटने पर अमीनो एसिड्स मिलते हैं। यह पता चला कि प्रोटीन्स 20 बेसिक अमीनो एसिड से बनते हैं जिनमें साइड चेन्स अलग अलग होती हैं। किसी का साइज छोटा होता है जैसे ग्लाइसिन, किसी का बड़ा जैसे ट्रिप्टोफैन। साइड चेन्स की वजह से ही प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। अमीनो एसिड्स एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी एमिल फिशनर और फ्रंज हॉफमिस्टर की। प्रोटीन्स की चेन को पेप्टाइड बोलते हैं और जब ये चेन लंबी हो तो उसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। सिस्टीन अमीनो एसिड्स के साइड चेन्स सल्फर से जुड़कर डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे प्रोटीन की स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो जाती है। प्रोटीन्स की असली पहचान उनके अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस से होती है, जैसे एक सेंटेंस लेटर्स के सीक्वेंस से बनता है। यह सीक्वेंस प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। फ्रेडरिक सेंगर ने डीएनपी मेथड से पहली बार प्रोटीन यानी इंसुलिन का कंप्लीट अमीनो एसिड सीक्वेंस निकाला। इसके बाद सवाल था कि ये चेन्स फोल्ड होकर शेप कैसे बनाती हैं। लाइनस पॉलिंग ने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से प्रोटीन्स अल्फा हेलिक्स या बेटा शीट जैसी शेप्स बना लेती हैं, जो उनकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। प्रोटीन स्ट्रक्चर जानना काफी मुश्किल था। इसके लिए एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी का यूज हुआ। विलियम ब्रैग और उनके बेटे लॉरेंस ब्रैग ने सबसे पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर यानी सॉल्ट का निकाला। डोरोथी हॉडकिन, जॉन बर्नल
मैक्स प्यूरिट्ज, जॉन केंड्रिव जैसे साइंटिस्ट ने प्रोटीन क्रिस्टल्स के एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न से माइग्लोबिन, लिजोजाइम, हीमोग्लोबिन जैसे प्रोटीन्स के हाई रिजोल्यूशन स्ट्रक्चर्स निकाले। इन सभी डिस्कवरीज ने बताया कि प्रोटीन्स 3D में कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है। डीएनए का केस प्रोटीन से थोड़ा सिंपल था क्योंकि शुरू में लोगों ने उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। 1869 में मिशर ने सेल के न्यूक्लियस में एक नया सब्सटेंस पाया जिसका नाम न्यूक्लिन रखा। बाद में इसको न्यूक्लिक एसिड बोला गया। फीबस लेवन ने पता किया कि न्यूक्लिक एसिड्स 3 चीज़ों से मिलकर बनते हैं, फॉस्फेट, 5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजन बेस यानी A, T, G या C। सतन और बोवेरी ने क्रोमोसोम्स को जेनेटिक मटेरियल बताया। 1944 में ओसवाल्ड एवरी ने प्रूफ किया कि डीएनए ही इनहेरिटेंस का असली मॉलिक्यूल है और मार्था चेज और अल्फ्रेड हर्शे ने एक्सपेरिमेंट से कंफर्म कर दिया। एरविन चारगाफ ने दिखाया कि डीएनए में हमेशा एडेनिन बराबर थाइमिन और साइटोसिन बराबर गुआनिन होता है। वॉटसन और क्रिक ने रोजलिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे डेटा से डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया, जिससे यह प्रूफ हो गया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में ही स्टोर होती है। 20th सेंचुरी तक प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए को समझ लिया गया था और पता चल गया कि यही मॉलिक्यूल्स सेल्स में सब कुछ कंट्रोल करते हैं। प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स की कॉम्प्लेक्स दुनिया में जाने से पहले उनसे भी सिंपल और इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को समझना जरूरी है, जैसे वाटर यानी पानी, लिपिड्स यानी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। यही मॉलिक्यूल्स सेल की फिजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं और लाइफ की केमिस्ट्री चलने का मीडियम देते हैं। जमीन पर जितनी भी लाइफ है वहां पानी जरूर मिलता है और बिना पानी के लाइफ पॉसिबल नहीं है। पानी की कुछ प्रॉपर्टीज बहुत अलग और खास हैं, जैसे आइस पानी पर तैरता है जबकि ज्यादातर चीजें सॉलिड होने पर डूब जाती हैं। अगर आइस डूब जाती तो लेक या समंदर पूरी तरह से जम जाते और अंदर की लाइफ मर जाती। दूसरी खास बात यह है कि पानी के स्मॉल मॉलिक्यूल होते हुए भी नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड रहते हैं, जबकि सेम साइज के मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन सल्फाइड हो गए या हाइड्रोजन सेलेनाइड बहुत जल्दी गैस बन जाते हैं। पानी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि एक बेस्ट सॉल्वेंट यानी घुलाने वाला है। पानी के मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, यानी एक साइड लाइटली पॉजिटिव और दूसरी साइड लाइटली नेगेटिव होते हैं। इस वजह से पानी सॉल्ट, शुगर और दूसरे मॉलिक्यूल्स को आसानी से डिसॉल्व कर लेता है, जो सेल की बायोकेमिस्ट्री के लिए जरूरी है। पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है, जिससे उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहती है और मॉलिक्यूल्स के बीच नेटवर्क बन जाता है। इसी प्रॉपर्टी से हाइड्रोफोबिक इफेक्ट यानी फैटी चीजें पानी में नहीं घुलती ये भी आता है, जो सेल मेम्ब्रेन्स और प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। लिपिड्स यानी फैट्स। लिपिड्स अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन कॉमन बात यह है कि इनमें हाइड्रोफोबिक यानी पानी से डरने वाले पार्ट जरूर होते हैं। लिपिड्स 3 मेन काम करते हैं: एनर्जी स्टोर करना, सिग्नलिंग में हेल्प करना और सेल्स की स्ट्रक्चर बनाना। ज्यादातर लिपिड्स फैटी एसिड से बनते हैं, जिनमें एक लंबा कार्बन टेल और एक एसिड हेड होता है। सेचुरेटेड फैट्स में टेल सीधी रहती है। अनसेचुरेटेड फैट्स में डबल बॉन्ड की वजह से टेल में मोड़ आ जाता है। ट्राइग्लिसरॉल्स 3 फैटी एसिड्स और 1 ग्लिसरॉल से बनते हैं और बॉडी में एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स 2 फैटी एसिड्स और एक फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनते हैं, जो सेल की मेम्ब्रेन बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और बाहर हाइड्रोफिलिक यानी पानी से दोस्ती करने वाला पार्ट, जिससे सेल्स की बाउंड्री बनती है। मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी होते हैं,
जो इंफॉर्मेशन या मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर या बाहर जाने देते हैं। कॉम्प्लेक्स सेल्स यानी यूकैरियोट्स में और भी मेम्ब्रेन्स होते हैं जो ऑर्गेनल्स यानी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट की बाउंड्री बनाते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड है जो मेम्ब्रेन को मजबूत बनाता है और सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है। अगर बात कार्बोहाइड्रेट्स की करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को सेल्स में मेनली एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी यूज होते हैं और कभी कभी प्रोटीन्स और लिपिड्स से मिलकर उनकी फंक्शनिंग बदलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 3 तरह के होते हैं, सिंपल शुगर्स जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डाइसेकेराइड्स यानी 2 शुगर्स जुड़े हुए जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, और पॉलीसेकेराइड्स यानी बहुत सारी शुगर्स एक साथ जुड़ी हुई जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज। सिंपल शुगर्स आसानी से एनर्जी देते हैं लेकिन जल्दी स्टोर नहीं हो पाते, इसलिए बॉडी उन्हें बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लाइकोजन या प्लांट्स में स्टार्च में स्टोर कर लेती है। सेलुलोज प्लांट्स की सेल वॉल्स बनाता है और दुनिया का सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पॉलीमर है। कार्ब्स प्रोटीन्स या लिपिड्स से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स भी बनाते हैं जैसे ब्लड ग्रुप डिसाइड करने वाले मॉलिक्यूल्स। बैक्टीरियल सेल वॉल भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं जिनको पेनिसिलिन टारगेट करती है। सेल्स को एनर्जी की जरूरत हमेशा रहती है और ये एनर्जी मोस्टली सन से आती है जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से ट्रैप करते हैं और कार्बोहाइड्रेट या फैट्स की बॉन्ड्स में स्टोर हो जाती है। ये स्टोर्ड एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है लेकिन सेल को जल्दी अवेलेबल एनर्जी चाहिए होती है जो एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल देता है। एटीपी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनर्जी को जल्दी जल्दी यूज और रिसाइकल करता है। एक एटीपी दिन में हजारों बार रिचार्ज होता है। एटीपी जैसे और मॉलिक्यूल्स जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, आरएनए और डीएनए बनाने में काम आते हैं। एनएडी, एफएडी और एनएडीपी जैसे मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम करते हैं, यानी केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और बार बार ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। इसी तरह वाटर, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स लाइफ की केमिस्ट्री की बेसिक फाउंडेशन बनाते हैं और एनर्जी को स्टोर, यूज और ट्रांसफर करने में मेन रोल निभाते हैं। प्रोटीन्स सेल की मेन मशीनरी होती है। हर बायोलॉजिकल प्रोसेस या तो प्रोटीन्स कंट्रोल करते हैं या परफॉर्म करते हैं या मैनेज करते हैं। प्रोटीन्स सेल को एनर्जी, सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, जीनोम यानी डीएनए मैनेजमेंट और मेम्ब्रेन के गेट बनाने का भी काम करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन्स का ग्रुप मिलकर प्रोटियोम बनाते हैं। सिंपल बैक्टीरिया में सिर्फ 3000 प्रोटीन्स चाहिए होते हैं लेकिन ह्यूमंस में 90,000 से भी ज्यादा प्रोटीन्स लगते हैं। प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर एक सीक्वेंस प्राइमरी स्ट्रक्चर से शुरू होती है जो अमीनो एसिड्स की चेन होती है। ये चेन फोल्ड होकर अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट या टर्न्स जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनाती है। फिर ये सब मिलकर एक यूनिक 3D यानी टर्शियरी शेप बना लेते हैं। जब कोई प्रोटीन चेन्स मिलते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स यानी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब तक हजारों प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर साइंटिस्ट देख चुके हैं और सबकी डिटेल्स प्रोटीन डेटा बैंक यानी पीडीबी पर ओपनली मिल जाती है। प्रोटीन्स की फोल्डिंग में कुछ पैटर्न्स बार बार दिखाई देते हैं जैसे बेटा हेयरपिन 2 बेटा स्ट्रैंड्स के बीच एक छोटा टर्न, हेलिक्स टर्न हेलिक्स 2 हेलिक्स एक टर्न से जुड़ी होती हैं, ग्रीक की और जिंक फिंगर ये डीएनए आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स में कॉमन है। कभी कभी ये मोटिव्स मिलकर बड़े स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जैसे 4 हेलिक्स बंडल बीटा बैरल या बैक्टीरियल पोर्स में मिलते हैं या रोजमैन फोल्ड जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स में मिलता है उसमें। सिर्फ 20 अमीनो एसिड से प्रोटीन्स की डाइवर्सिटी पॉसिबल नहीं होती।
इसलिए कई प्रोटीन्स एक्स्ट्रा ग्रुप्स जोड़ते हैं जिससे उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। इससे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन यानी ट्रांसलेशन के बाद होने वाली चेंजेस कहते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन यानी प्रोटीन पर शुगर जुड़ना सबसे कॉमन मॉडिफिकेशन है। फॉस्फेट ग्रुप जुड़ने या हटने से भी प्रोटीन कंट्रोल होता है। कभी कभी प्रोटीन्स को प्रॉपर फंक्शन के लिए कोफैक्टर्स मेटल आयंस जैसे आयरन, जिंक, मैग्नीशियम की भी जरूरत होती है। विटामिन से बने कोएंजाइम्स जैसे NADH, कोएंजाइम A भी प्रोटीन के साथ अटैच हो सकते हैं। प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जैसे कैटालेज एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्विकली पानी और ऑक्सीजन में तोड़ देता है और हर लिविंग सेल में होता है। कैटालेज की स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसी कॉम्प्लेक्स डिजाइन की वजह से ये सुपर फास्ट काम कर सकता है। प्रोटीन का एक्टिव साइट एक स्पेशल पॉकेट होती है जिसमें सबस्ट्रेट परफेक्टली फिट हो जाता है। इससे लॉक एंड की मॉडल भी बोलते हैं। लेकिन प्रोटीन्स फ्लेक्सिबल होते हैं तो ग्लव एंड हैंड यानी इंड्यूस्ड फिट एनोलॉजी ज्यादा सही है, जिसमें दोनों एडजस्ट होकर फिट होते हैं। प्रोटीन्स का काम सिर्फ स्ट्रक्चर देखकर समझना मुश्किल है, इसलिए उनकी वर्किंग समझने के लिए एंजाइम काइनेटिक्स यानी रिएक्शन की स्पीड की स्टडी की जाती है। मिकेलिस मेंटेन ने दिखाया कि जब सबस्ट्रेट कम हो तो रिएक्शन रेट सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है, लेकिन जब सबस्ट्रेट ज्यादा हो जाए तो रेट फिक्स हो जाता है, यानी एंजाइम सैचुरेशन। एंजाइम की अफिनिटी, एफिशिएंसी और स्पीड की डिटेल्स इस मॉडल से पता चलती हैं। प्रोटीन्स कैसे फोल्ड होते हैं यह भी एक बड़ा प्रॉब्लम था, प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम। अनफिंसन ने प्रूव किया कि प्रोटीन की सारी फोल्डिंग इंफॉर्मेशन उसकी प्राइमरी सीक्वेंस यानी अमीनो एसिड ऑर्डर में होती है, यानी जीन में ही लिखा होता है कि प्रोटीन की फाइनल शेप क्या होगी। लेकिन यह फोल्डिंग प्रोसेस एक्चुअल में काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि थ्योरेटिकली प्रोटीन कई लाख करोड़ शेप्स ट्राई कर सकता है, फिर भी कुछ मिली सेकेंड्स में अपनी सही शेप ले लेता है। यह फोल्डिंग का प्रोसेस अब कंप्यूटर मॉडल से सॉल्व करने की कोशिश हो रही है। जैसे फोल्ड एट होम प्रोजेक्ट में लोग अपने कंप्यूटर से हेल्प कर सकते हैं। सेल के अंदर प्रोटीन्स के आसपास एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे क्राउडिंग, स्ट्रेस, हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से प्रोटीन्स गलत फोल्ड हो सकते हैं। इसलिए सेल में चेपरोन प्रोटीन्स होते हैं जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को सही शेप दिलाने में मदद करते हैं। ये प्रोटीन्स जैसे ग्रोईएल, ग्रोईएस एनर्जी यानी ATP यूज करके प्रोटीन को फिर से फोल्ड करवाते हैं। ज्यादा समय तक यही माना जाता था कि हर प्रोटीन की एक फिक्स्ड 3D शेप होती है और वही उसका फंक्शन डिसाइड करती है। लेकिन अब पता चला है कि बहुत सारे प्रोटीन्स इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड होते हैं, यानी उनकी शेप फिक्स नहीं होती और वो काफी फ्लेक्सिबल रहते हैं। ये प्रोटीन्स कई डिफरेंट काम कर सकते हैं और बाइंडिंग पार्टनर के हिसाब से शेप चेंज कर सकते हैं। मतलब प्रोटीन्स की वर्ल्ड एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल, डायनामिक और इंटरेस्टिंग है। फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में एक बेसिक रूल दिया जिसको सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन एक बार प्रोटीन बनाने में यूज हो गई तो वापस नहीं आ सकती। मतलब DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनती है, लेकिन प्रोटीन से RNA या DNA नहीं बनता। आज भी ये रूल लगभग सही है, बस अब थोड़ा फ्लेक्सिबल है। सेंट्रल डॉगमा की 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला DNA रेप्लिकेशन, DNA की कॉपी बनाना। दूसरा ट्रांसक्रिप्शन यानी DNA से RNA बनाना। और तीसरा ट्रांसलेशन यानी RNA से प्रोटीन बनाना। कुछ और वेरिएशंस भी होते हैं, लेकिन बेसिक यही है। न्यूक्लिक एसिड्स जैसे DNA और RNA न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड में एक सुगर राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, एक बेस ATGC या U और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। DNA और RNA में बस थोड़ा डिफरेंस है। DNA में थाइमिन यानी T होती है और RNA में उसकी जगह यूरेसिल यानी U होती है।
और आरएनए के शुगर पर एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप होती है। न्यूक्लियोटाइड्स एक चेन में जुड़कर स्ट्रैंड्स बनाते हैं। डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल में होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड से बेस पेयर बनाते हैं, AT और GC। आरएनए मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होती हैं, लेकिन कभी कभी उसमें भी कुछ जगह डबल हेलिक्स और हेयरपिन स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। डीएनए की बेस पेयरिंग की वजह से सेल डिवीजन के टाइम डीएनए इजीली कॉपी हो जाता है। जब डीएनए कॉपी होता है तो डबल हेलिक्स खुल जाता है और हर स्ट्रैंड टेम्पलेट बन जाती है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नए स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करता है और लगभग 20 प्रोटीन्स मिलकर पूरा डीएनए कॉपी करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को रेप्लिजोम कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स की भी एक हायरार्की होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड ऑर्डर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी बेस पेयरिंग और हेलिक्स, और टर्शियरी स्ट्रक्चर यानी फाइनल 3D शेप। डीएनए जनरली 3 टाइप के हेलिक्स बना सकते हैं। सबसे कॉमन है BDNA, फिर ADNA और कभी कभी ZDNA। ZDNA ये रेयर और मोस्टली डिजीज स्टेट में होता है। आरएनए में मोस्टली सिंगल स्ट्रैंड होती है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हेयरपिन और सूडो नॉट बना सकते हैं। सेंट्रल डॉगमा में एक पैराडॉक्स है। लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे मॉलिक्यूल्स चाहिए जो खुद की कॉपी बना सकें। प्रोटीन रिएक्शंस कर सकते हैं लेकिन खुद को कॉपी नहीं कर सकते। डीएनए स्टोर करता है लेकिन खुद रिएक्शंस नहीं करता। सॉल्यूशन आया कि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस से। शुरू में लाइफ आरएनए पर डिपेंड करती थी क्योंकि आरएनए इंफॉर्मेशन स्टोर भी कर सकता है और रिएक्शंस भी कर सकता है। राइबोजाइम्स, आरएनए एंजाइम्स अभी भी कुछ रिएक्शंस में मिलते हैं, जैसे थॉमस किच ने दिखाया था। साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल राइबोजाइम्स बनाए हैं जो खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं। मतलब आरएनए वर्ल्ड बायोकेमिकली पॉसिबल है। जीन्स, क्रोमोसोम्स और डीएनए आमतौर पर सेम समझे जाते हैं, लेकिन असल में क्रोमोसोम एक स्ट्रक्चर है जिसमें जीन्स स्टोर होते हैं। जीन डीएनए का वो हिस्सा है जो किसी प्रोटीन या आरएनए के लिए कोड करता है। जीन के कोडिंग रीजन के अलावा और भी सीक्वेंस होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कि जीन कब और कितना एक्टिव हो। जब किसी जीन की ज़रूरत होती है तो उसका कॉपी mRNA यानी मैसेंजर आरएनए बनता है। mRNA बनने में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है और आरएनए में T की जगह U आता है। डीएनए के वो स्ट्रैंड जो टेम्पलेट का काम करती हैं उसे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जीन के स्टार्ट में प्रोमोटर सीक्वेंस होती है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करते हैं और आरएनए पॉलीमरेज को बुलाते हैं। प्रोमोटर सीक्वेंस जितना कंसेंसस से मिलती है उतना जीन एक्टिव होती है। ट्रांसक्रिप्शन रोकने के लिए भी सिग्नल्स होते हैं, जैसे रो प्रोटीन या mRNA में हेयरपिन स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स 20 अलग अमीनो एसिड से बनते हैं, लेकिन डीएनए या आरएनए के सिर्फ 4 बेसेस हैं। तो यहाँ जेनेटिक कोड का रोल आता है। एक ट्रिपलेट यानी 3 बेस सीक्वेंस एक अमीनो एसिड को कोड करता है जिसे कोडॉन बोलते हैं। टोटल 64 कोडॉन्स पॉसिबल है, लेकिन अमीनो एसिड सिर्फ 20 हैं। इसलिए कई कोडॉन्स सेम अमीनो एसिड के लिए काम करते हैं। कुछ कोडॉन्स स्टार्ट या स्टॉप सिग्नल्स का काम करते हैं। AUG स्टार्ट, UAA, UGA, UAG स्टॉप कोडॉन्स हैं। जेनेटिक कोड दुनिया के ऑलमोस्ट सब ऑर्गेनिजम्स में सेम है। ट्रांसलेशन प्रोसेस राइबोसोम नाम की बड़ी मशीन में होती है। राइबोसोम mRNA पर tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए लाता है जिसके साथ अमीनो एसिड जुड़ा होता है। tRNA के पास एंटीकोडॉन होती हैं जो mRNA के कोडॉन से मैच करती है। राइबोसोम tRNA को सही जगह फिट करता है और अमीनो एसिड्स के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। जैसे स्टॉप कोडॉन आता है, ट्रांसलेशन रुक जाती है और नया प्रोटीन सेल में रिलीज हो जाता है। म्यूटेशंस यानी डीएनए में चेंजेस जेनेटिक कोड को बदल सकते हैं। कई बार कोई म्यूटेशन का इफेक्ट नहीं होता, साइलेंट म्यूटेशन,
लेकिन कभी कभी एक छोटी सी चेंज भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जैसे सिकल सेल डिजीज। यानी न्यूक्लिक एसिड्स लाइफ की ब्लूप्रिंट है। डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर है, आरएनए मैसेंजर है और प्रोटीन फाइनल वर्कर है। सब एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। जिंदगी चलाने के लिए सेल्स को एनर्जी चाहिए और लगभग हर लिविंग थिंग के लिए एनर्जी का असली सोर्स सूरज यानी सन है। सूरज की रोशनी से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज बनाते हैं। यही प्रोसेस जिंदगी को एनर्जी देता है। फोटोसिंथेसिस शुरू होती है जब लाइट एक पिगमेंट मॉलिक्यूल पे गिरती है। प्लांट्स में सबसे मेन पिगमेंट क्लोरोफिल होती है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट का एक स्पेशल पार्ट है। इसमें यह प्रोसेस होती है, जिसमें थिलाकॉइड नाम की मेम्ब्रेन होती है। थिलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, फोटोसिस्टम 1 यानी PS1 और फोटोसिस्टम 2 यानी PS2। प्रोसेस कुछ ऐसे शुरू होती है। लाइट PS2 पे गिरती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होती है और एक इलेक्ट्रॉन चेन से होते हुए आगे बढ़ता है। PS2 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस वाटर मॉलिक्यूल से रिप्लेस होता है, जिसकी वजह से पानी टूटता है। हाइड्रोजन आयंस यानी प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन निकलता है। यही ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं। ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एक चेन के थ्रू चलता है, प्लास्टिक क्यूनोन से साइटोक्रोम B6F, फिर प्लास्टोसाइनिन और फिर PS1। PS1 में भी लाइट लगती है और इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी मिलती है। फिर ये इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन तक जाता है, जो NADPH बनाने में हेल्प करता है। इस प्रोसेस में प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन आयंस एक जगह जमा होते हैं और फिर वो ATP सिंथेज नाम के प्रोटीन से निकलकर ATP बनाते हैं। ATP और NADPH दोनों ही प्लांट के मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी सोर्स हैं। फोटोसिंथेसिस की ये प्रोसेस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहलाती है। लाइट रिएक्शन के बाद दूसरा पार्ट आता है डार्क रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल, जो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ ATP और NADPH यूज होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। केल्विन साइकिल में मेन एंजाइम है रूबिस्को। ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और ग्लूकोज बनाता है। रूबिस्को दुनिया का सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है, लेकिन काफी स्लो और गलती प्रोन भी है। ये ग्लूकोज का प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। बाकी स्टेप्स में ये ग्लूकोज स्टार्च या दूसरे शुगर्स में बदल जाता है। फोटोसिंथेसिस का फाइनल रिजल्ट ये है कि प्लांट लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट कर लेते हैं। बाकी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फिर इस शुगर को एनर्जी के लिए यूज करते हैं। जब प्लांट्स ग्लूकोज बना लेते हैं, सेल्स उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ग्लाइकोलिसिस नाम का प्रोसेस यूज करते हैं। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज तोड़कर पायरुवेट बनता है और थोड़ा सा ATP यानी एनर्जी और NADH भी मिलता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पिरुवेट से लैक्टेट या इथेनॉल बनता है, जैसे ईस्ट में अल्कोहल बनती है। अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी सेल के अंदर का पावर हाउस में पायरुवेट चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में सिट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नाम के प्रोसेस होते हैं। यहाँ ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन होता है और बहुत ज़्यादा ATP बनती है, लगभग 32 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया में एक खास बात होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH और FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, जिससे प्रोटॉन्स एक तरफ जमा हो जाते हैं। ये प्रोटॉन्स ATP सिंथेज से वापस आते हैं और ATP बनता है। सबसे लास्ट में ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करती है और इससे पानी बनता है। मतलब सूरज से शुरू होकर ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और माइटोकॉन्ड्रिया तक पूरा सिस्टम सेल्स को एनर्जी यानी ATP देता है, जो जिंदगी चलाने के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन का काम लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स को लेकर पानी बनाना है। बिना ऑक्सीजन के पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। यही है जिंदगी का पावर हाउस सिस्टम।
जिससे सेल्स को लगातार एनर्जी मिलती रहती है। डीएनए की रेप्लिकेशन का प्रोसेस काफ़ी ज़बरदस्त और प्रिसाइज है। जब वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की स्ट्रक्चर दिखाई तब उन्होंने बताया कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो सकते हैं और हर स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरह काम करता है, जिससे नया डीएनए बन जाता है। यही आइडिया है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का, मतलब हर नई डीएनए डबल हेलिक्स में एक स्ट्रैंड पुरानी यानी पेरेंट होती है और एक नई बनती है। इंसान के शरीर में हर सेल में 1 मीटर लंबा डीएनए होता है और पूरे शरीर में टोटल डीएनए की लेंथ सूरज से नेपच्यून जाकर वापस आने जितनी होती है। इतनी सारी डीएनए कॉपी करते हुए भी गलतियां बहुत कम होती हैं। हर 1 बिलियन बेस पेयर में सिर्फ एक मिस्टेक होती है। यह प्रोसेस स्टार्ट होता है एक स्पेशल सीक्वेंस से जिसे ओरिजिन बोलते हैं। वहां पे डीएनए ए प्रोटीन बाइंड होती है, डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग करती है। उसके बाद डीएनए बी हेलिकेज नाम का एंजाइम डीएनए के स्ट्रैंड्स को और खोलता है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स डीएनए को दोबारा जुड़ने से रोकते हैं। एक आरएनए प्राइमेज छोटी छोटी आरएनए की स्ट्रैंड्स बनाता है, जहां से डीएनए पॉलीमरेज नया डीएनए बनाना स्टार्ट करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 सबसे मेन एंजाइम है जो लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड ऐड कर सकता है। बाकी एंजाइम्स जैसे डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 गलतियां सुधारने यानी रिपेयर या आरएनए प्राइमर रिप्लेस करने में हेल्प करते हैं। पॉलीमरेज 4 और 5 तब आते हैं जब डीएनए डैमेज हो जाए। डीएनए पॉलीमरेज एक प्रॉब्लम फेस करता है, वो सिर्फ 5 से 3 इंच डायरेक्शन में ही डीएनए बना सकता है। लीडिंग स्ट्रैंड पर तो वो लगातार डीएनए बना लेता है, पर लैगिंग स्ट्रैंड पे छोटी छोटी पीसेस यानी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, जिन्हें बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम तोड़ता है। रेप्लिकेशन के बीच में डीएनए कॉइल या टैंगल हो सकता है, जिसे डीएनए गायरेज एंजाइम सॉल्व करता है। ये एंजाइम डीएनए को काटकर दूसरे हिस्से को पास करता है, फिर डीएनए को जोड़ देता है ताकि टेंशन दूर हो जाए। रेप्लिकेशन की एक्यूरेसी बहुत हाई है, पर डीएनए पॉलीमरेज फिर भी हर 1,00,000 बेस पे एक गलती कर सकता है। इसलिए पॉल 3 में एक प्रूफ रीडिंग सिस्टम होती है। अगर गलत बेस ऐड हो गया तो पॉलीमरेज वापस जाता है, गलत न्यूक्लियोटाइड हटा देता है, फिर दोबारा से सही न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। इससे एरर रेट और कम हो जाता है। रेप्लिकेशन के बाद भी मिसमैच रिपेयर सिस्टम रहता है जो नए डीएनए स्ट्रैंड में गलती सुधारता है। ई कोली बैक्टीरिया में डीएनए को मेथिल ग्रुप लगाकर पेरेंट स्ट्रैंड को नई स्ट्रैंड से अलग पहचान देते हैं ताकि रिपेयर सिस्टम सही स्ट्रैंड ठीक कर सके। डीएनए को बहुत सारी चीजें डैमेज कर सकती हैं, जैसे यूवी लाइट जो डीएनए में डिमर बना देती है। सेल के पास रिपेयर सिस्टम्स हैं जैसे फोटोएलिस जो विजिबल लाइट की मदद से यूवी डैमेज ठीक कर देता है। डीएनए सीक्वेंसिंग का प्रोसेस भी डीएनए पॉलीमरेज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले सेंगर सीक्वेंसिंग आई थी, जिसमें डीएनए को हीट करके अलग किया जाता है। प्राइमर और डीएनटीपीस के साथ डीएनए पॉलीमरेज रिएक्शन होती है और थोड़ा थोड़ा डीडीएनटीपीएस जो इलॉन्गेशन रोक देते हैं मिलाए जाते हैं। अलग अलग साइज के प्रोडक्ट्स बनते हैं जिन्हें लेबल करके आइडेंटिफाई किया जाता है और पूरा डीएनए सीक्वेंस पता चल जाता है। लेकिन सीक्वेंसिंग के लिए डीएनए की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ने। पीसीआर एक टेक्निक है जिसमें सिर्फ थोड़ा सा डीएनए सैंपल से ही अनलिमिटेड कॉपीज बन सकती हैं। पहले डीएनए को हीट करके सेपरेट किया जाता है, फिर प्राइमर्स, डीएनए पॉलीमरेज और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जाते हैं और रिएक्शन को बार बार रिपीट किया जाता है। हर साइकिल में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। इस तरह से लाखों करोड़ों कॉपीज बन जाती हैं। ये प्रोसेस तक पॉलीमरेज नाम के एंजाइम से पॉसिबल हुआ जो हाई टेम्परेचर पे भी काम करता है। आज पीसीआर और डीएनए सीक्वेंसिंग दोनों मिलकर मॉडर्न बायोलॉजी का मेन टूल बन चुके हैं।
इसकी वजह से हम जीन्स को पढ़ सकते हैं, डिजीज डायग्नोस कर सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस और रिसर्च में यूज कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री का मतलब है जीव यानी लिविंग चीज़ों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके बीच होने वाले रिएक्शंस को समझना। पहले बायोकेमिस्ट्स मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालकर अलग करके उनकी एवरेज बिहेवियर स्टडी करते थे, इसलिए असली सेल के अंदर काफ़ी चीज़ें छूट जाती थी। इसलिए अब साइंटिस्ट एक एक मॉलिक्यूल को उसके नेचुरल यानी असली इन्वायरमेंट में देखने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं सिंगल मॉलिक्यूल बायोफिजिक्स। इससे हमें एवरेज के अलावा इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की अलग अलग बिहेवियर भी समझ में आती है। लेकिन एक मॉलिक्यूल को स्टडी करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि सिग्नल बहुत वीक होती है और बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा। पैच क्लैंपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे साइंटिस्ट ने सिंगल प्रोटीन चैनल की एक्टिविटी डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन में देखी। इसमें एक बहुत छोटी माइक्रोपेप्टाइड ली जाती है, उसका टिप सेल पर सॉफ्टली चिपका दिया जाता है और सक्शन से सील बना ली जाती है। इस पैच से आयंस का करंट मेजर किया जाता है। जब चैनल ओपन होती है तो करंट पास होता है, जब बंद होती है तो रुक जाता है। इस टेक्निक से पता चला कि कुछ प्रोटीन सिर्फ सोडियम आयंस को अंदर आने देते हैं और कुछ सिर्फ पोटेशियम या कैल्शियम को। पैच क्लैंपिंग से साइंटिस्ट को यह भी समझ आया कि मेम्ब्रेन के चैनल्स सिंपल होल नहीं होते बल्कि गेट की तरह काम करते हैं जो सिग्नल पर खुलते या बंद हो जाते हैं। जैसे एसिटिलकोलिन रिसेप्टर मसल्स में सिग्नल मिलते ही कुछ सेकंड्स के लिए खुलता है और फिर बंद हो जाता है। अगर आप सभी रिसेप्टर्स को एक साथ स्टडी करेंगे तो सिर्फ एवरेज दिखेगा, लेकिन एक मॉलिक्यूल को देखेंगे तो असली तरीके से खुलना बंद होना नजर आएगा। ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन GFP एक ऐसा प्रोटीन है जो खुद ही ग्रीन लाइट एमिट करता है। ओसामू शिमोमुरा ने जेलीफिश से इस प्रोटीन को अलग किया था। GFP का सबसे खास फीचर ये है कि इसको किसी अलग मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप लाइट देता है। साइंटिस्ट ने GFP का जीन दूसरे ऑर्गेनिजम्स के जीन्स के साथ जोड़कर लिविंग सेल्स में प्रोटीन्स को ट्रैक करना स्टार्ट किया। मार्टिन चेल्फी ने दिखाया कि GFP से जीन एक्सप्रेशन को लाइव ट्रैक किया जा सकता है। रॉजर सीन ने GFP में चेंजेस लाकर कई रंग के फ्लोरोसेंट प्रोटीन्स बना दिए जिससे मल्टीपल प्रोटीन्स एक साथ देखे जा सकते हैं। माइक्रोस्कोप में एक लिमिट होती है। विजिबल लाइट से हम 0.2 माइक्रोमीटर से छोटी चीजें नहीं देख सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और छोटी चीजें देखी जा सकती हैं, पर उसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है जो उनको नेचुरल स्टेट में नहीं दिखाता। इसीलिए फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपिक और सुपर रिजोल्यूशन नैनोस्कोप्स आए। एरिक बेड्जिग, स्टीफन हेल और विलियम मोर्नर ने सुपर रिजॉल्व फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी डेवलप की जिससे सिंगल मॉलिक्यूल्स को भी देखा जा सकता है। इसमें ट्रिक यह है कि एक टाइम पे सिर्फ थोड़े से मॉलिक्यूल्स को ही फ्लोरोसेंट बनाया जाता है, बाकी सब डार्क रहते हैं। अलग अलग फोटोज को एक साथ जोड़कर एक हाई रिजोल्यूशन इमेज मिलती है जिससे सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन और मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस बहुत क्लियर दिखते हैं। सुपर रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी से साइंटिस्ट ने देखा कि बैक्टीरिया में FTSZ प्रोटीन एक Z रिंग बनाता है, पर वो एक सॉलिड बैंड नहीं बल्कि छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स की तरह घूमता है। FTSZ पॉलीमर्स ट्रेडमिलिंग के थ्रू एक एंड से जुड़ते हैं और दूसरे एंड से निकलते हैं जिससे सेल का डिवीजन का प्रोसेस होता है। सेल्स के अंदर एक नेटवर्क होता है, साइटोस्केलेटन। यह सेल को शेप और सपोर्ट देता है और एक हाईवे की तरह काम करता है जहां मोटर प्रोटीन्स अपना कार्गो लेकर ट्रेवल करते हैं। माइक्रोट्यूबुलस और एक्टिन फिलामेंट्स पर मायोसिन, डेनिन और किनेसिन जैसे मोटर प्रोटीन्स वन वे डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे डिनेन सेल के सेंटर की तरफ ले जाता है, काइनेसिन प्रेफरी की तरफ। कभी कभी ये मोटर प्रोटीन्स टग ऑफ वॉर भी करते हैं, एक प्रोटीन दूसरे को हराने की कोशिश करता है। कुछ प्रोटीन्स जैसे LIS1
इस टग ऑफ वॉर को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। ऑप्टिकल ट्वीजर्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लेज़र लाइट का यूज़ करके छोटे पार्टिकल्स को पकड़ना और मूव किया जाता है, जैसे किसी छोटी चीज़ को छोटे पिंसर्स यानी ट्वीजर्स से उठाना। साइंटिस्ट ने सिलिका ब्रेड्स पर मोटर प्रोटीन्स चिपकाकर देखा कि वो माइक्रो ट्यूबुलस पर कैसे मूव करते हैं, कितनी फोर्स लगाते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आज ऑप्टिकल ट्वीजर से साइंटिस्ट ये भी देख सकते हैं कि सेल्स के अंदर कार्गोज पे डाइनिन और किनेसिन दोनों लगे होते हैं और कौन सा मोटर प्रोटीन ज़्यादा फोर्स लगाता है, उस डायरेक्शन में कार्गो मूव कर जाता है। ये सारी टेक्निक्स मिलकर हमें ये समझने में हेल्प करती है कि एक एक मॉलिक्यूल का रियल टाइम काम सेल के अंदर कैसे होता है, कितनी फोर्स लगती है और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का असली मैकेनिज्म क्या है। अब हमें पता है कि एक किनेसिन मोटर 5 पिको न्यूटन की फोर्स लगा सकता है। प्रोटीन को अनफोल्ड करने में 12 पिको न्यूटन लगते हैं और डीएनए पॉलीमरेज एटीपी का यूज़ करके 50 पिको न्यूटन तक की फोर्स जनरेट करता है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट से हमें सेल के अंदर के माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का असली डिटेल्ड व्यू मिल रहा है। आज तक हमने मोस्टली नेचुरल बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, मतलब नेचर में चीज़ें कैसे होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बायोकेमिस्ट्री समझने लगे वैसे वैसे हमने सोचना शुरू किया कि इन सब को अपने फ़ायदे के लिए कैसे बदला जा सकता है। इसी सोच ने बायोटेक्नोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी जैसी फील्ड्स को जन्म दिया। सिंथेटिक बायोलॉजी का मतलब है नए बायोलॉजिकल सिस्टम्स या ऑर्गेनिजम्स बनाना या फिर नेचर के सिस्टम्स को डिज़ाइन करके उन्हें बेहतर बनाना। ये काम इंजीनियरिंग जैसे स्टाइल में होता है, डिज़ाइन, बिल्ड, टेस्ट और इम्प्रूव। पहले जैसे पीसीआर, डीएनए सीक्वेंसिंग और जीएफपी जैसी चीज़ें बनी, वैसे ही अब पूरे सिंथेटिक जीनोम्स, जेनेटिक कोड्स को मॉडिफाई करना और प्रोटीन नैनो मशीन्स भी बन रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बदली है कि पहले ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस करने में हज़ारों करोड़ों रुपए लगते थे, अब कुछ लाख या कम में भी हो जाते हैं। सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स बनाने का काम क्रेग विंटर ने शुरू किया। उन्होंने सबसे सिंपल बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स का जीनोम आर्टिफिशियल तरीके से बनाया और एक दूसरे बैक्टीरिया के शेल में डाल दिया। वो सेल चलने लगा, मतलब सिंथेटिक जीनोम ने असली सेल की तरह काम किया। बाद में उन्होंने जीनोम को छोटा करके मिनिमम जीन्स के साथ एक नए ऑर्गेनिज्म बनाया जो सिंथिया के नाम से जाना गया। इससे साइंटिस्ट को पता चला कि जीनोम के अंदर जीन्स की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंथेटिक बायोलॉजी का मेन एम है ऐसे ऑर्गेनिजम्स बनाना जो बायोफ्यूल, मेडिसिन या कोई स्पेशल काम कर सकें। जैसे कुछ साइंटिस्ट ने ई कोली बैक्टीरिया को मॉडिफाई किया ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके अपनी बॉडी बना सके। पहले वो सिर्फ दूसरी चीज़ें खाकर जीता था, पर अब केल्विन साइकिल वाले एंजाइम्स डालकर और थोड़ा इवोल्यूशन प्रेशर देकर उसको ऑटोट्रॉफ बना दिया गया। मतलब अब वो प्लांट्स की तरह सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पे जिंदा रहता है। जीन एडिटिंग भी एक बड़ी चीज़ है। पहले जीन्स को कट पेस्ट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ होता था, जैसे इको आरआई, हिंड3 etc। इनसे जीन्स को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डालते हैं और बैक्टीरिया वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि हर एंजाइम सिर्फ एक ही सीक्वेंस पे कट करता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। अब क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आई है जिससे किसी भी डीएनए सीक्वेंस को एग्जैक्ट लोकेशन पे कट या एडिट किया जा सकता है। ये बैक्टीरिया का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वायरसेस के खिलाफ। इसमें गाइड आरएनए होता है जो एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढता है और CS9 प्रोटीन उस डीएनए को कट कर देता है। क्रिस्पर से फॉल्टी जीन्स हटा सकते हैं, नया जीन डाल सकते हैं या किसी डिजीज़ का जीन रिपेयर कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है और इसी वजह से इस पर नोबेल प्राइज भी मिल चुके हैं। लेकिन क्रिस्पर और जीन एडिटिंग का एथिकल इश्यूज भी हैं। 2018 में चीन के हे जियानक्वी ने ट्विन बेबी गर्ल्स के एम्ब्रियोस को जीन एडिट करके HIV रेजिस्टेंट बनाने की कोशिश की थी।
इस पे दुनिया भर में कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि ऐसे एडिटिंग से सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके फ्यूचर जनरेशन्स भी बदल सकते हैं और हेल्थ पर क्या इफेक्ट होगा कोई नहीं जानता। इसलिए हे जियानक्वी को इलीगल मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जेल भी हुई। बायोटेक्नोलॉजी की पावर का डार्क साइड भी है। डिजाइनर बग्स 2002 में साइंटिस्ट ने पोलियो वायरस का पूरा जीनोम ऑनलाइन सीक्वेंस देख के लैब में बना दिया, बिना किसी असली वायरस के। 2005 में 1918 स्पेनिश फ्लू का वायरस दोबारा बनाया गया और 2018 में हॉर्सपॉक्स वायरस भी सिंथेसाइज किया गया। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च भी रिस्की है, बहुत रिस्की। जैसे बर्ड फ्लू वायरस में म्यूटेशंस डालकर उसको ज़्यादा डेंजरस बना दिया गया। इसलिए अब रूल्स और रेगुलेशंस की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो कोई भी डेंजरस वायरस सिंथेसाइज कर सकता है। प्रोफेसर एन ए ग्लोवर कहते हैं कि हर सेंचुरी का एक साइंस एज होता है। 19th सेंचुरी इंजीनियरिंग का था, 20th सेंचुरी फिजिक्स और केमिस्ट्री का, और 21st सेंचुरी बायोलॉजी का हो गया है। आज के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी सोसाइटी को वैसे ही बदल रही है जैसे पहले कार्स, एंटीबायोटिक्स और इंटरनेट ने दुनिया को बदला था। इसलिए समझना ज़रूरी है कि ये नॉलेज कैसे यूज़ हो और इसका मिसयूज़ ना हो। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।